दोस्तों, परीक्षा हॉल में जब सवाल सामने आता है तो सिर्फ वही याद रहता है जो बार बार पढ़ा हो। ऑल एग्जाम PYQ के सेट 15 में हम आज वही सॉलिड रिवीजन करेंगे। तो साथियों, अपनी मिट्टी की उसी कड़क एनर्जी के साथ आज 50 ऐसे क्वेश्चन फोड़ेंगे जो सीधा आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर पक्के करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे वार करते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो याद रखना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 2 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति के प्रति। और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना कितने समय के भीतर अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 2 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी, जो कि ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो याद रखना, अनुच्छेद 76 के तहत। और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो 3 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो याद रखना है, महान्यायवादी जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और क्या महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है, महान्यायवादी का कार्यकाल जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। और वर्तमान जो कि 2024 तक भारत में महान्यायवादी कौन है? तो याद रखना है, आर वेंकट मरई, जो कि अभी भी भारत के महान्यायवादी हैं। तो आपको याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के तहत CAG का नियुक्ति की जाती है। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है। और CAG का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना है, सार्वजनिक धन की रक्षा करना CAG का मुख्य कार्य है। और कैग अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। और कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूछ जाए। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। और भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो याद रखना है, वी नरहरि राव थे। और लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और मित्र किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, कैग यानी CAG को कहते हैं। और कैग अपनी ऑडियो रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे मोरारजी देसाई, जो कि ये प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो याद रखना है, राजीव गांधी। और वह प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो वो चौधरी चरण सिंह है। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है ये विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और इस विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो याद रखना है मंगल पांडे ने। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक क्या तय किया गया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और रोटी, जो कि 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक तय किया गया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किए थे। और झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महान वीर ने किया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, जो कि ये बिहार से किए थे। और बाबू कुंवर सिंह मुख्य रूप से कहाँ के जमींदार थे? तो याद रखना है जगदीशपुर के। और वीर कुंवर सिंह के बाद बिहार में नेतृत्व किसने संभाला? तो याद रखना है उनके भाई अमर सिंह ने संभाले थे। और पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से जो कि पीर अली किए थे, जो कि ये पुस्तक विक्रेता थे। तो आपको याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 11 का आंसर आपको याद रखना है वी.डी. सावरकर ने, जो कि इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। और 1857 नामक आधिकारिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना है एस.एन. सेन ने। और वी.डी. सावरकर ने कौन सी गुप्त संस्था बनाई थी? तो याद रखना है अभिनव भारत। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था? तो याद रखना है कहाँ? तो रंगून में भेजा था। तो आपको याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डर्पिन थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो मुंबई में। तो 12 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 13 का आंसर आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है जॉर्ज यूल थे। तो 13 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 14 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना है सरोजनी नायडू बनी थी। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना बेलगाम अधिवेशन किए थे। और सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखना है हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था, तब बने थे। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो याद रखना है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 प्रसिद्ध अखबार लिखे थे? तो याद रखना है केसरी और मराठा अखबार लिखे थे। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना है भगत सिंह दिए थे। तो 15 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
ओजोन परत है न, तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श है, तो समताप मंडल है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि आंधी वर्षा किस परत में होती है, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है, तो याद रखना मध्यम मंडल, जो कि ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। तो 16 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं, तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग किस परत से टकराकर आपस लौटती है, तो आयन मंडल से। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो याद रखना है बाह्य मंडल कहते हैं। उल्का पिंड जलकर किस परत में राख हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, तो याद रखना है हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी बहती है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहते हैं। तो 18 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो 19 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में ये भी है। और यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क, जो कि ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। और कच्छ का रण वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो याद रखना ये रोहतास और कैमूर में है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है, तो गया में है। तो 21 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुख्य रूप से किसके लिए, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथी के लिए। अब पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो केरल में। और यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखना कर्नाटक में है। तो 22 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और कन्हा, किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। और सफ़ेद बाघों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो याद रखना है बांधवगढ़ जो कि प्रसिद्ध है। तो 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, तो 24 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो कि रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना रेटिनॉल है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो गाजर है। और विटामिन B1
की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना बेरी बेरी रोग होता है। तो 24 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना है विटामिन B12 में, जो कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना है साइनो कोबालामिन, जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन A, D, E और K है। तो आपको याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखना है क्वासियोकोर और मरासमस रोग होता है, जो कि प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है, तो याद रखना है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में किसे कहा जाता है, तो याद रखना है राइबोसोम को कहा जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो याद रखना है सोयाबीन में पाया जाता है। तो 26 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखना है शरीर में जो कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से कारण होता है। और घेंगा रोग में गले की कौन सी ग्रंथि सूज जाती है, तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आयरन। और शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। तो 27 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो कि टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो याद रखना है जनन क्षमता में कमी। और सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है सौंदर्य विटामिन जो कि विटामिन ई को कहते हैं। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के है। तो आपको याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने का क्या अर्थ है, तो अचानक नीचे गिरने का अर्थ इसका आंधी तूफान आने की संभावना। और गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो मैनोमीटर का। और विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना है अल्टीमीटर का होता है। तो 29 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हवा की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखना है हवा की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को जो कि हाइग्रोमीटर कहते हैं। और द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोमीटर का। और दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। और हवा की गति और शक्ति मापने वाला यंत्र जो कि एनीमोमीटर है। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के ताप जैसे अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए जो कि पायरोमीटर का उपयोग होता है। और पायरोमीटर किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है, तो याद रखना है स्टीफन के नियम पर आधारित है। और ऊष्मा की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखना लैक्टोमीटर कहते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो फैदोमीटर का होता है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट है। और चूना पत्थर और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपको याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है,
तो याद रखना है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो कि CaOCl2 होता है। और जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का। और बिना बूझे चूने का सूत्र क्या है? तो याद रखना है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो CaOH2 होता है। तो आपको याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में मुख्य रूप से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैटरी में जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और रसायनों का राजा मतलब किंग ऑफ केमिकल्स किस अम्ल को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहता है। और यहाँ पे कशीश का तेल किसे कहा जाता है? तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल को कहता है। अब पेट मतलब आमाशय में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। तो आपको याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है मीनाक्षी मंदिर जो कि ये मदुरै में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली से। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में। और रथ मंदिर या सप्त पैगोडा कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना है नरसिंह देव प्रथम ने। और कोणार्क सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखना ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना है कृष्ण प्रथम ने। तो आपको याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो याद रखना है चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। और खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर। और माउंट आबू आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि अमृत सरोवर झील के बीच स्थित है स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? तो याद रखना है यहाँ पे साई मियाँ मीर ने। और अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है गुरु रामदास जी ने। और स्वर्ण मंदिर पर सोने का पानी किसने चढ़वाया था? तो याद रखना है किसने? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है भाला फेंक खेल से संबंध है। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। और भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। और भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है मैरी कॉम का संबंध जो कि मुक्केबाजी खेल से है। और मैरी कॉम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। और कुश्ती से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो याद रखना है विनेश फोगट और साक्षी मलिक है। और यहाँ पे भारोत्तोलन से जुड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कि कौन है? तो याद रखना है मीराबाई चानू है। तो आपको याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना है अर्जेंटीना के हैं। और प्रसिद्ध फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्ड किस देश से हैं? तो याद रखना पुर्तगाल से। फुटबॉल के जादूगर पेले का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से। और यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो याद रखना अर्जेंटीना ने। तो 41 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज का संबंध किस खेल से है?
तो याद रखना है मिताली राज का संबंध जो कि क्रिकेट से है, और झूलन गोस्वामी और रहमान प्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। और पीवी सिंधु और साइना साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो याद रखना है बैडमिंटन से। और यहाँ पे सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जेनेवा में है। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो याद रखना है जो कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो आपको याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और आईएमएफ को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं। और नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है वियना में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है यूनेस्को का मुख्यालय जो कि पेरिस में स्थित है। और यहाँ पे इंटरपोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ल्यूएन जो कि फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पे ओपेक मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना वियना में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना रोम में जो कि इटली में है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का। और यहाँ पे नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ब्रुसेल्स में स्थित है जो कि बेल्जियम में है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है जो कि ये काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1985 में। और सार्क के सदस्यों देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। और यहाँ पे बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना ढाका में जो कि बांग्लादेश की राजधानी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस शहर में है, तो याद रखना मनीला में है। और यहाँ पे आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना जकार्ता में जो कि इंडोनेशिया में। और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना शंघाई जो कि चीन में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है गुरुग्राम में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो यहाँ पे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। और यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। तो आपको आंसर 50 का बताना है कि क्या आंसर होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।